में शपथ ली, जिसके साथ ही 5 साल बाद देश में रूढ़िवादी सरकार की वापसी हुई। समारोह में अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस के पति डगलस एमहॉफ और जापान के विदेश मंत्री हायाशी योशिमासा सहित लगभग 40,000 लोग शामिल हुए। युन के समक्ष मुख्य चुनौतियों में से एक रहेगा परमाणु और मिसाइल विकास कार्यक्रम में तेजी ला रहे उत्तर कोरिया से निपटना। उन्होंने कहा कि वार्ताएं संभव हैं और उत्तर कोरिया को फायदा हो, ऐसा मार्ग भी है। युन ने कहा कि यदि उत्तर कोरिया वास्तव में संपूर्ण परमाणु निरस्त्रीकरण की प्रक्रिया आरंभ करता है तो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के साथ मिलकर काम करते हुए उनकी सरकार एक अत्यंत साहसी योजना प्रस्तुत करने को तैयार है, जो उत्तर कोरिया की अर्थव्यवस्था में व्यापक सुदृढ़ता लाएगी और उसका जनजीवन समृद्ध बनाएगी। युन ने घरेलू नीतियों पर कहा कि विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार पर आधारित आर्थिक विकास वेतन अंतर की बढ़ती खाई सहित समस्याओं के निदान का एक मददगार तरीका है। नए राष्ट्रपति के तौर पर युन ने नया कार्यालय भी स्थापित किया है। उन्होंने राष्ट्रपति कार्यालय को ब्लू हाउस से एक अन्य इमारत में स्थानांतरित किया, जो कभी रक्षा मंत्रालय द्वारा इस्तेमाल की जाती थी। उनका कहना है कि इस कदम से वे दर्शाना चाहते हैं कि उनका कार्यालय शाही शक्ति के प्रतीक से दूर और जनता के करीब है। अमेरिका ने यूक्रेन को त्वरित सैन्य आपूर्ति उपलब्ध करवाने के लिए द्वितीय विश्व युद्धकालीन भूमि पट्टा कार्यक्रम बहाल कर दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने सोमवार को विधेयक पर दस्तखत किए। इस कानून के अंतर्गत 2023 के सितंबर माह के अंत तक यूक्रेन और अन्य पूर्वी यूरोपीय देशों को सैन्य उपकरण उधार देने की प्रक्रिया को त्वरित रूप से संपन्न किया जा सकेगा। इस उपाय में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान नात्सी जर्मनी से युद्ध कर रही ब्रिटेन और अन्य अमेरिकी मित्र राष्ट्रों की मदद के लिए निर्मित कानून को अद्यतन किया गया है। माना जाता है कि युद्ध में मित्र राष्ट्रों की विजय में इस कानून का विशाल योगदान था। बाइडेन ने कहा कि पुतिन के नृशंस युद्ध से अपने देश और लोकतंत्र की रक्षा के लिए लड़ रही यूक्रेन सरकार तथा जनता की सहायता के अमेरिकी प्रयासों में उनका बनाया हुआ ये कानून एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। उन्होंने जोर देकर कहा कि इस समय यूक्रेन का समर्थन निर्णायक महत्व रखता है। यूक्रेन पर जारी रूसी आक्रमण के जवाब में जापान सरकार ने मंत्रिमंडल की बैठक में रूस पर अतिरिक्त प्रतिबंधों को औपचारिक स्वीकृति दे दी है। ये कदम रूस पर दबाव बढ़ाने के लिए 7 देशों के समूह यानी G7 के साथ मिलकर काम करने का जापान का रुख दर्शाता है। इस नए प्रतिबंध में रूस के प्रधानमंत्री मिखाइल मिशुस्तिन और यूक्रेन के पूर्वी क्षेत्रों दोनेत्स्क और लुहांस्क में रूस समर्थक गुटों से संबंधित व्यक्तियों समेत 141 लोगों की परिसंपत्तियां जब्त की गई हैं। रूस के पोत निर्माण और अनुसंधान केंद्रों समेत 71 सैन्य संबंधित प्रतिष्ठानों को निर्यात निषेध किया जाएगा। साथ ही क्वांटम कंप्यूटर, 3D प्रिंटर और अन्य उच्च तकनीकी उत्पादों का निर्यात भी प्रतिबंधित होगा। मुख्य कैबिनेट सचिव मात्सुनो हिरोकाजु ने कहा कि जापान रूस के क्रूर और नृशंस कृत्यों की कड़ी निंदा करता है। उन्होंने माना कि अभी G7 देशों की एकता सबसे महत्वपूर्ण है और जोड़ा कि जापान रूसी तेल आयात भी प्रतिबंधित करेगा। मात्सुनो ने कहा कि रूस पर उचित कार्रवाई के लिए जापान G7 और शेष वैश्विक समुदाय के साथ काम करना जारी रखेगा। समाचारों में आपका फिर से स्वागत है। जापान के रक्षा मंत्री किशी नोबुओ ने जापान के सुदूर द्वीपों और ताइवान के निकट जल क्षेत्रों में एक चीनी विमानवाहक पोत की गतिविधि पर चिंता व्यक्त की है। किशी ने मंगलवार को कहा कि चीनी लड़ाकू विमानों और हेलीकॉप्टरों को 3 मई से रविवार तक विमानवाहक पोत लियाओनिंग से 100 से अधिक बार उड़ान भरते और उतरते देखा गया। लियाओनिंग ओकिनावा के मुख्य द्वीप और मियाकोजिमा द्वीप के बीच से होकर दक्षिण की ओर बढ़ते हुए 2 मई को प्रशांत महासागर पहुंचा था, जिसके बाद से जापान का रक्षा मंत्रालय इस पर नजर रख रहा है। किशी ने कहा कि ये नौसैन्य गतिविधि जहाज की परिचालन क्षमता में सुधार लाने और दूरस्थ स्थानों में संचालन क्षमता बढ़ाने के लिए चीन के प्रयासों का हिस्सा हो सकती है।
उन्होंने कहा कि जापान के दक्षिण पश्चिमी द्वीपों और ताइवान के निकट इस नौसैनिक गतिविधि के मद्देनजर सरकार के पास स्थिति पर पैनी नजर रखने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। जापान का राष्ट्रीय ऋण लगातार छठे वर्ष भी सर्वोच्च रहा। वित्त मंत्रालय का कहना है कि मार्च के अंत में ऋण संतुलन लगभग 12,413 खरब येन यानी लगभग 95 खरब डॉलर रहा। इसका एक कारण चिकित्सा और गृह परिचर्या सहित पेंशन भुगतान जैसी बढ़ती सामाजिक सुरक्षा लागत है। एक अन्य कारक वैश्विक महामारी है, जिसने सरकार को करों से प्राप्त राजस्व में कमी की भरपाई करने के लिए बंधपत्र जारी करने पर मजबूर किया। चालू वित्त वर्ष के लिए सरकारी बजट में 369 खरब येन यानी लगभग 283 अरब डॉलर के नए बंधपत्र जारी करने का आह्वान किया गया है, क्योंकि महामारी अब भी जारी है। सरकार को यूक्रेन की स्थिति के कारण बढ़ती कीमतों से निपटने की भी आवश्यकता है, जिसने राजस्व को एक और झटका दिया है। वैज्ञानिकों का कहना है कि कृत्रिम मेधा यानी एआई का उपयोग करने वाले अध्ययनों से पता चला है कि जापान में असामान्य वर्षा की आवृत्ति बढ़ गई है, जिसका मुख्य कारण मानव प्रेरित जलवायु परिवर्तन है। ये अध्ययन मुराकामी हिरोयुकी के नेतृत्व में किया गया है, जो अमेरिकी राष्ट्रीय महासागरीय एवं वायुमंडलीय प्रशासन में भूभौतिकीय द्रव गतिकी प्रयोगशाला से संबंधित हैं। उनके दल ने वर्ष 1977 से 2015 तक 38 वर्षों में जापान के वर्षा डेटा का एआई अध्ययन करने के लिए डीप लर्निंग तकनीक का उपयोग किया। जिन मामलों में असामान्य रूप से बड़ी मात्रा में या असामान्य क्षेत्रों में वर्षा हुई, उन्हें अनियमित वर्षा घटना की संज्ञा दी गई। अध्ययन से पता चला है कि वर्ष 2015 में जापान भर में इस तरह की घटनाओं की आवृत्ति वर्ष 1977 के 6.1 दिन से बढ़कर 12.3 दिन हो गई थी, जो दुगनी से अधिक है। पश्चिमी जापान के चूगोकू, शिकोकू, क्यूशू, आमामी और ओकिनावा क्षेत्रों में ये आंकड़ा 2.7 दिनों से लगभग 3 गुना बढ़कर 7.3 हो गया था। दल ने वायुमंडलीय परिस्थितियों, समुद्र जल तापमान में परिवर्तन, एल नीनो मौसमी घटना और अन्य प्राकृतिक विविधताओं का अनुकरण करने के लिए एक सुपर कंप्यूटर का भी उपयोग किया। दल का कहना है कि परिणामों से पता चला है कि मानव गतिविधियों से प्रेरित जलवायु परिवर्तन के कारण असामान्य वर्षा की आवृत्ति बढ़ी है। इसी के साथ NHK वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा से समाचारों का ये अंक समाप्त होता है।